प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी घर पर सुरक्षित रह करके कोरोना के इस दौर में अपनी पढ़ाई दक्षित होकर के कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आपको प्रतिदिन विज्ञान विषय की कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूँ। आज क्षारक के साथ आध्यात्मिक ऑक्साइडों की अभिक्रिया करवाने के पश्चात कुछ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। इन प्रश्नों को मैं आज आपको हल करवाऊंगा। देखिए, अपन इस बात को पढ़ चुके हैं कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु का एक संगत लवण बनता है जो हानिकारक होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हम इस बात को जानते हैं कि धातु के साथ अम्ल यदि अभिक्रिया करेंगे तो धातु का संगत लवण बनेगा जो हानिकारक होता है, तो फिर हमें दही या खट्टी चीज़ें धातु के बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दही है, यदि आपने पीतल तांबे या लोहे के बर्तन में रख दिया तो उसका जो संगत लवण बनेगा वो आपके लिए फूड पॉइजनिंग कर देगा, आपको हानिकारक प्रभाव दिखाएगा। इसलिए कभी भी दही और खट्टे पदार्थों को पीतल, तांबा, लोहा जैसी धातुओं के बर्तनों में कभी नहीं रखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यही आ रहा है आपका कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है हमारा, दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन आपका सामने है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। मैंने इसे लिख दिया, दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं है, प्रश्न ही होगा है, ठीक है, आंसर वही आएगा। तो देखिए, मैं आपको यह लिखवा देता हूं, इसका उत्तर है आपका कि तांबे और पीतल के बर्तनों में हम यहां से लिखेंगे अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु का संगत लवण बनाते हैं। जो हानिकारक होता है। दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, यानी जो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है जो इन धातुओं से क्रिया करके हानिकारक लवण का निर्माण
इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए। आपके क्वेश्चन का उत्तर हो चुका है। सभी नोट करें कि दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए, या पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। दोनों बातें की हैं। अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु का संगत यौन बना देते हैं जो हानिकारक होता है। दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है जो इन तांबे और पीतल जैसी धातुओं से क्रिया करेगा, हानिकारक लवण बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में क्या नहीं करना चाहिए, दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, नींबू पानी बना देते हैं पीतल और तांबे के बर्तनों में। इसको पीने के पश्चात हमारा जी विचल जाता है, उल्टी हो जाती है, या फिर अन्य प्रकार की कोई डिजीज हो जाती है, शरीर में खुजली चलने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। तो समझ लेना चाहिए कि हमारे द्वारा जो नींबू पानी बनाया गया था उसने धातु से क्रिया कर ली है और इसका संगत लवण बन गया है, इसलिए ऐसा प्रभाव हमारे सामने आ रहा है। फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है अधिक मात्रा में यदि ऐसा किया जाए, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबने प्रश्न उतार लिया हो या फिर नहीं उतारा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे के क्वेश्चन पर जाएं। तो भैया आप इसे लिख चुके हो, मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए हमारा क्वेश्चन एक हो चुका है। अब आप प्रश्न नंबर 2 को रीड करिए आपकी पुस्तक में, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर आ रहा है हमारे सामने। जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तब आपको आपकी पुस्तक आपके सामने जरूर होनी चाहिए। कई बातें हम आपको बता देते हैं। पेज संख्या 24 पर आपके एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा आप इसे समझाएंगे और गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। शायद आपको पता होगा, मैंने बताया था कि धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं आपको प्रश्न लिखूं। देखिए कि धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया होने पर धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। कई दिनों से ये प्रश्न हमारा चल रहा है। तो धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है। एक उदाहरण देकर के समझाइए। एक उदाहरण देकर समझाओ। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और जोड़ रखा है इसी में कि भाई इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा प्रश्न हो गया है और इस प्रश्न का उत्तर ये देखिए क्या है इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है कि जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं
तो उसका संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। शायद मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ। आपकी पुस्तक में ये अम्ल और धातु की अभिक्रिया में आ भी गया होगा। मैंने आपको भाई चित्र के द्वारा समझाया भी है कि किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए, मैं आज आपको फिर एक बार बता देता हूँ। एक पार्ट में ले लेंगे। परत नली के अंदर कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े ले लेंगे। दानेदार जिंक के टुकड़े लेकर के उसके अंदर हम सल्फेट कमल डाल देंगे। ये तो जेड धातु हो गई, दानेदार जिंक है, और इसके साथ हमने क्या डाल दिया है, H2SO4 डाल दिया है। अब इसकी अभिक्रिया करवाने के लिए हम इसे स्टैंड पर व्यवस्थित कर रहे हैं। ये स्टैंड हो गया। हमने स्टैंड पर परत को क्या किया, व्यवस्थित किया है। स्टैंड पर हमने परत को व्यवस्थित कर दिया है। परत नली में से हम एक निकास नली लगाते हैं। निकास नली लगाने के बाद हमने क्या किया, परत नली को कॉर्क से बंद कर दिया है। यहाँ कॉर्क लगा करके हमने परत नली को बंद कर दिया। निकास नली को सीधी हम क्या कर रहे हैं, साबुन के विलयन से भरे हुए टब में डाल रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एक साबुन के विलयन से भरा हुआ टब रखा हुआ है। इस टब के अंदर क्या है, साबुन का पानी है। इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, साबुन का विलयन है ये। अब क्या देखते हैं हम, यहाँ ये दानेदार जो जिंक के टुकड़े हैं, इन दानेदार जिंक के टुकड़ों से बुलबुलों के रूप में गैस बाहर निकल रही है। जैसे ही बुलबुलों के रूप में यहाँ से गैस उठ करके इस निकास नली के द्वारा बाहर जाती है। यहाँ जाने के पश्चात जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे कई बार साबुन के विलयन से इस तरह के गोल गोल बनाते रहते हैं। इस तरह से बबल बना करके बाहर निकालते रहते हैं। इस तरह से बुलबुले बाहर निकलने लग गए हैं। ये बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। गैस की जाँच करने के लिए हम क्या करेंगे, इन बबल्स के पास में जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती को इसके पास लाते हैं, एक बबल जलती हुई मोमबत्ती से छू जाता है, पॉपिंग साउंड होता है, और इस तरह से फटफट की यानी ध्वनि होती है। पॉप साउंड हुआ। पॉप साउंड से हमने बता दिया कि निकलने वाली गैस कौन सी है, निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो हमारे सामने अभिक्रिया में क्या क्या रहा, ये आपके स्टैंड हो गया, ये आपकी परत नली है, ये कॉर्क लगा दिया आपने, ये निकास नली है। परत नली में हमने दानेदार जस्ता, ये दानेदार जस्ता है, और H2SO4 सल्फेट कपल हो गया। इन दोनों को मिलाया हमने। ये साबुन विलयन है। साबुन विलयन के पॉपिंग साउंड, जलती हुई मोमबत्ती, यानी निकलने वाली गैस। H2 गैस है। ये क्लियर हो गया। अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख देंगे यहाँ, Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन एरो ZnSO4 प्लस H2। ये आपका हो गया है क्या, निकलने वाली गैस। अभिक्रिया आपके पूरी सामने है। तो आप लिख देंगे धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। इसका उत्तर लिखो कि धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया होने पर H2 गैस निकलती है। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा है, उदाहरण दे करके समझाइए। उदाहरण ये दे दिया हमने, ठीक है। तीसरी बात, इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे, निकलने वाली गैस के पास जलती हुई
कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। आपका प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आप इसे नोट कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु यौगिक ए है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है और फिर उसके बाद क्या होता है, बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है। निकलने वाली गैस मोमबत्ती को बुझा देती है। उत्पन्न यौगिक में से एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इस अभिक्रिया के लिए आप एक संतुलित रासायनिक समीकरण देंगे। आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई आपको बुझा देती है। हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ चलती है, फट फट की ध्वनि, यानी एक धड़ाम की आवाज़ होगी और उसके बाद जल जाएगी। इसीलिए आपको पता होगा कि परमाणु बम बनाते हैं, हाइड्रोजन आदि बम बनाते हैं, उनमें भी यही क्रिया होती है। हाइड्रोजन का दहन हो जाता है। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्योंकि वो शीघ्रता से क्या करता है, विस्फोट के साथ जलता है। तो आपने ये प्रश्न उतार लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्वेश्चन नंबर 3, कोई धातु यौगिक ए, कोई धातु यौगिक है जिसका नाम क्या है, ए है। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकालता है। अभिक्रिया यहाँ ही सीधा ही लिख दो, करने पर लिख दो, प्रश्न ऐसा लिख रखा है, करने पर बुदबुदाहट के साथ एक गैस उत्पन्न होती है। गैस उत्पन्न हो गई बुदबुदाहट के साथ। आगे वो कहना चाह रहा है, जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं। इस उत्पन्न गैस को जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। मैं लिख देता हूं, यह उत्पन्न होने वाली गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो मोमबत्ती
बत्ती बुझ गई। अब क्या हुआ, उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम ऑक्साइड है। एक क्या है, उत्पन्न यौगिकों में कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देखिए, हमें कोई पता नहीं है। हाँ भैया देखिए, हमें अभी कुछ पता नहीं है इसके बारे में, हमें कोई पता नहीं है कि क्या क्या है। हमें केवल इसी के द्वारा प्रश्न से ही प्रश्न का उत्तर निकालना है। एक चीज का ध्यान रखना, यदि आपने अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कर ली, समझ उत्पन्न कर ली, तो आपको प्रश्नों को याद करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी प्रश्न याद नहीं करना है। जो वर्तमान का जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, वो इस प्रकार का पाठ्यक्रम है कि अगर आपने समझ को विकसित कर लिया, एक प्रश्न को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। उसी प्रश्न से उत्तर प्राप्त होता है। जैसे आपको मैं यकीन दिलाऊं, इसी प्रश्न के आधार पर देखें, यहाँ कह रहा है कि कोई धातु यौगिक ए है, कोई धातु यौगिक ए है। अब यौगिक के बारे में जानते होंगे आप, यौगिक किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिल जाए तो किसका निर्माण कर देते हैं, यौगिक का निर्माण कर देते हैं। कोई धातु यौगिक ए है, हमने यहाँ ए को लिख दिया, उसके बाद लिखा हुआ है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डी डाइल्यूट HCl लिख दिया। अगर डी नहीं लिखना चाहते हो तो आप तनु लिख देना, क्यों कईयों के डी समझ में नहीं आता। इसका मतलब डायरेक्ट है या पता नहीं क्या है, या डायल्यूट है इसका मतलब। तो बाकी मैंने तनु HCl लिख दिया है। रिएक्शन करेंगे, यहाँ आगे क्या कहा गया है, अभिक्रिया करने पर बुद्ध के साथ एक गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, गैस को हो जाने दो। यह उत्पन्न होने वाली गैस क्या कर रही है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जलने वाली गैस यदि मोमबत्ती को बुझा रही है, निकलने वाली गैस, तो तात्पर्य समझना चाहिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें और कुछ नहीं आता, यहाँ पहले लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। निकलने वाली गैस कौन सी हो गई, आपको बुझा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम ऑक्साइड भी बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, CaO बन रहा है। ये हमको दे रखा है, यहाँ गौर करेंगे प्रश्न में ये दे रखा है हमको। मोमबत्ती को बुझा देती है गैस दे रखी है हमको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है हमको। ये हमको पता करना है कि ये क्या है। हमने अभी तो इसकी जगह को वेकेंट कर रखा है, इसमें क्या होगा पता ही नहीं है हमको भी। ये बनकर के हमारे सामने आ रहा है। हमें अपने आप पता चल गया कि जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है। देखिए Ca, यहाँ एक की जगह बनाएंगे हम Ca, एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, तीन हो गई, C के साथ लगाएंगे तो ये बनता है हमारे सामने कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं HCl से, तो क्या बन जाता है, देखिए एक तो बनता है Ca और ये हो गया Cl, तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का इसके साथ क्रिया करके देख रहे हैं, कैल्शियम और क्लोराइड है ना, या ये दोनों टूट गए, बच गया क्या, दोनों को मिला करके देखो यहाँ से, एक तो CaO, CO2 हो गया, CaO हो गया। अब इसके बाद क्या क्या बच गया है आपका, क्या बचा, HCl बचा है, जो इससे क्रिया कर रहा था। ये क्या बना देगा, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड का बना रहा है, एक उत्पन्न होने वाला ये हो गया, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई,
बचने वाली चीज यहाँ है। तो आपको क्लियर पता चल गया कि ए क्या होगा, CaCO3 होगा। क्या होगा, CaCO3। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए यौगिक क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या हो गया भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है इस जगह पर, तो अब आगे की चीज हम अपने आप लिख सकते हैं कि क्या क्या बना होगा इसमें से। जब ये इससे क्रिया कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, CO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, HCl निकल रहा है इसमें से। ठीक है, तो आपके हमको पता चल गया कि क्या हुआ है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया, ये दोनों मिलाकर के इसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई है, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपको अलग दिखाई दे जाएगा। ठीक हो गया, मिटा दूं, पूरे को मिटा दो भाई। ठीक, आपने ये लिख लिया हो तो मिटाओ इसे। हाँ भाई, ये तो आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब आपका नया पॉइंट चल रहा है, देखिए क्या, कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। पॉइंट है हमारा, सभी, पॉइंट डालो, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। देखिए, सभी अम्लों में, मैंने आपको शायद शुरुआत में अम्लों के जो गुण आए थे उसमें मैंने लिखवाया होगा कि सभी अम्ल H+ आयन देते हैं। कब, जलीय विलयन। बिना जलीय विलयन के H+ आयन नहीं देंगे। जब तक अम्ल का जल से संपर्क नहीं होगा तब तक H+ आयन भी मुक्त नहीं होगा। तो अम्ल की पहली विशेषता क्या हो गई है, सभी अम्लों में क्या समानता पाई जाती है। सभी अम्लों में यह समानता पाई जाती है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं। समझ गए, सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। अब यहां हम पढ़ेंगे कि सभी समान रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप भी करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी पुस्तक में भी आप देख सकते हैं कि अम्लों के जो समान रासायनिक गुणधर्म है उनको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो पहले तो जो बातें हैं इसकी मुख्य वही लिखते हैं। नंबर 1, सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता होती है। नंबर 1 लिखो, सभी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एक बात हो गई कि सभी अम्ल जलीय विलयन में क्या करते हैं भाई, H+ आयन देते हैं। दूसरा लिख दो कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करते हैं।
ये जो समानता आई है ना वो बात आई है, समानता के बारे में पूछ रहा है ना, वही बात है। नंबर 3, सभी अम्ल या अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होते हैं। सभी अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ये बातें सब में लागू होती है। एक एग्जाम्पल लेंगे, एक्टिविटी एग्जाम्पल है कि हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज लिया, एल्कोहल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन ले लिया। क्या क्या लिया भाई विलयन? हमने सबसे पहले ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज हो गया, एल्कोहल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। इन चारों के क्या लिए विलयन, चारों के जो विलयन हमने ले लिए और विलयनों को लेकर के हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में प्लास्टिक का स्टैंड ले लेते हैं या प्लास्टिक का बैंड ले लें, लकड़ी का गुटका ले लो, चलो ये लकड़ी का हमने गुटका ले लिया, यहाँ पर इसको हमने बीकर में रख दिया है। इसके ऊपर हमने 2 कीलें इस तरह से लगाई हैं कि कीलों का टॉप है ना विलयन से बाहर है। यहाँ से हमने इसको बाहर निकालते हुए एक वायर इससे जोड़ दिया है, यहाँ से भी इसे हमने बाहर निकालते हुए एक वायर इससे जोड़ दिया है। इन वायरों को बाहर निकालने के पश्चात यहाँ हमने 6 वोल्ट की बैटरी ली, 6 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ दिया, यहाँ एक हमने कुंजी की लगा दी है। परिपथ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ हमने एक विद्युत बल्ब सर्किट लगा करके क्या कर दिया है, लगा दिया है। ये हमने विद्युत बल्ब लगा दिया, ये इसका धन टर्मिनल है बैटरी का, ये ऋण टर्मिनल है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से C6H12O6 से C2H5OH या HCl या H2SO4 के विलयन कोई भी लेकर, जैसे सबसे पहले हमने इसको चुना HCl लेते हैं, क्या लेते हैं, HCl का विलयन लेते हैं। HCl के विलयन को हमने यहाँ इस बीकर में ये भर दिया है, हमने HCl विलयन को कहाँ भर दिया है, बीकर में भर दिया है। जैसे हमने कुंजी के को ऑन किया, हम क्या देखते हैं, विद्युत बल्ब प्रकाशित हो गया है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो इसमें भरा हुआ विलयन था उसने विद्युत का क्या कर दिया है, चालन कर दिया है। विद्युत धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, ऋणावेश की ओर गति करती हुई विद्युत धारा इस धन टर्मिनल से किसकी तरफ जा रही है, ऋण टर्मिनल की ओर जा रही है, ठीक है। और विद्युत बल्ब क्या हो गया है, प्रकाशित हो गया है। हमने इसके अंदर भरे हुए विलयन को पूरी तरह बाहर निकाल दिया, इसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। विद्युत अपघट्य को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, बीकर को क्लीन कर दिया धो करके, और दोबारा से रख करके अब हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 का विलयन डालते हैं। H2SO4 का विलयन डालने के बाद हमने इसी अभिक्रिया को दोहराया। हम क्या देखते हैं, इस बार में क्या हो गया है, विद्युत बल्ब प्रकाशित हो गया है, अर्थात H2SO4 का विलयन भी विद्युत का सुचालक है। नंबर 3 स्थिति में हमने फिर बीकर को धो करके और उपकरण को व्यवस्थित किया और ग्लूकोज का घोल डाल दिया, C6H12O6 ग्लूकोज डाल दिया। ग्लूकोज डालने के बाद जैसे हमने कुंजी के को ऑन किया, हम क्या देख रहे हैं, विद्युत बल्ब प्रकाशित नहीं होता। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के विलयन ने विद्युत का चालन नहीं किया है। उसी क्रिया को हम एल्कोहल शराब के साथ दोहराते हैं, उपकरण को व्यवस्थित करके 2 के साथ किया और इसमें हमने क्या कर दिया, एल्कोहल डाल दिया। एल्कोहल डालने के बाद जैसे कुंजी को ऑन किया, हम देखते हैं विद्युत बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। क्या सिद्ध हुआ इससे, इससे सिद्ध ये हुआ कि ग्लूकोज और एल्कोहल
पर आप देख सकते हैं। अभी क्रिया के द्वारा प्रक्रिया समझ लिया। हाँ, अब इसके बाद में हम लिख देंगे क्या लिखेंगे पॉइंट को खत्म करने के लिए कि अम्ल विद्युत का चालन करते हैं जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, लिखेंगे ग्लूकोज एवं अल्कोहल एविलियन विद्युत का चालन नहीं करते हैं जबकि HCl और H2SO4 का विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अब ये क्यों चालन करते हैं इसके बारे में आप लिख देंगे कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित आयनों के द्वारा होता है। क्यों होता है इस पॉइंट में डाल देंगे कि अम्लों के द्वारा विद्युत का चालन अम्लों में उपस्थित आयनों के द्वारा होता है। अम्लों में ऋणायन और धनायन मौजूद होते हैं। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। कल नेक्स्ट वीडियो में जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।